जी नमस्कार, मेरा नाम राकेश कुमार। स्वागत है आपका राकेश कुमार ऑफिशियल का यूट्यूब चैनल पर। और हम लोग रेलवे एग्जाम 2024 के लिए इतिहास को पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम आज स्टार्ट करेंगे महाजनपद काल। इसके पहले हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिंधु घाटी सभ्यता, पाषाण काल ये सभी हम समाप्त कर चुके हैं। अगर आपने हमारा क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ राकेश कुमार ऑफिशियल पे जो है जाकर के क्लास आप देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं महाजनपद काल। देखिए, महाजनपद काल का जो है समय अंतराल देखा जाए, ठीक, तो इसका जो है वो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से जो है वह भारत में दूसरा नगरीकरण जो है प्रारंभ होता है, जिसे जो है महाजनपद कहते हैं। देखिए, अभी तक हम लोग जो समय पढ़ रहे थे, पहले पाषाण काल को हमने पढ़ा। पाषाण काल में जो है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और फिर उत्तर पाषाण काल था। उसके बाद जो है नगरीकरण जो है, पहली सभ्यता जो है नगरीकरण कौन था? सिंधु घाटी सभ्यता। कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो था, सिंधु घाटी सभ्यता जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो है समय अंतराल कब से कब तक था? तो यह आपका था 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वो आपका सिंधु घाटी सभ्यता का समय था। इसके बाद जो है इसके बाद जो है वैदिक काल प्रारंभ होता है। और वैदिक काल जो है, यह वैदिक काल कब से कब तक था? तो यह आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होगा वह वैदिक काल था। और वैदिक काल में जो हमने आपको बताया था कि ये दो भागों में बटा था। एक आपका था आपका ऋग वैदिक काल, ठीक है, ऋग वैदिक काल, और एक था आपका उत्तर वैदिक काल। एक था आपका उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का समय अंतराल था आपको 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। और उत्तर वैदिक काल का जो समय अंतराल था वह आपका 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, इसका समय अंतराल कितना था? 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो समय था वह हमारा उत्तर वैदिक काल का समय था। अब इसके बाद जो है इसके बाद अगर देखा जाए, यानी कि उत्तर वैदिक काल के बाद जो है वो कौन सा इतिहास पढ़ना है? तो वही इतिहास जो है आपका महाजनपद काल कहलाता है। यानी कि महाजनपद काल का जो समय अंतराल देखेंगे तो यह आपका 600 ईसा पूर्व से लेकर के आपका 340 ईसा पूर्व का जो समय होगा उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम महाजनपद काल कहेंगे। क्या कहेंगे? महाजनपद काल कहेंगे। क्योंकि हमने आपको यह भी बताया था कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। क्या सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और सबसे पहली सभ्यता जो है मोसोपोटामिया की सभ्यता थी। मोसोपोटामिया की सभ्यता थी। और मोसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह 10,000 ईसा पूर्व जो है इसका विकास हुआ था इराक में, यूफ्रेटस एंड टिग्रिस नदी के बीच में। याद आ रहा है? मोसोपोटामिया सभ्यता, ठीक है, इसका जो है वह 10,000 ईसा पूर्व जो है इसका विकास किया गया था। तो मोसोपोटामिया सभ्यता जो है पहली सभ्यता थी जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और इसके बाद जो सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह सबसे पहली नगरीय सभ्यता थी। और इसके बाद जो है एक तरह से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद का जो समय होगा ये वैदिक काल, ये भी क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। ये भी क्या है? एक ग्रामीण सभ्यता है। और सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल के बीच का जो समय अंतर, जो आपका 250 साल का जो समय है, इसे हमने आपको बताया था कि इसे हम संक्रमण काल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? संक्रमण काल कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो है हम देखें तो आपका पहली नगरीय सभ्यता जो है सिंधु घाटी सभ्यता थी। पहली ग्रामीण सभ्यता जो है वो आपको मोसोपोटामिया की सभ्यता थी। उसके बाद वैदिक काल के जो सभ्यता थी ये भी आपको ग्रामीण सभ्यता ही थी। क्लियर है? और इसके बाद जो वैदिक काल के बाद का जो समय आएगा, यानी कि महाजनपद का समय, ठीक है, यह महाजनपद का समय जो होगा यह आपको नगरीय सभ्यता जो है वो आपको होगा। और यह नगरीय सभ्यता क्यों होता है, ठीक है, आपका वो भी हम आज एक क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो पहले ग्रामीण सभ्यता, उसके सिंधु घाटी सभ्यता, नगरीय सभ्यता, फिर वैदिक काल जो है फिर ग्रामीण सभ्यता, और महाजनपद काल जो है वो आपको नगरीय सभ्यता यानी कि शहरी सभ्यता होगा। और महाजनपद काल का समय अंतराल जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व का जो समय होगा उसे हम कहेंगे महाजनपद काल का समय हम कहेंगे। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह अखंड भारत में जो है दूसरा नगरीयकरण, ये दूसरा नगरीयकरण जो है वह प्रारंभ होता है। पहला नगरीकरण जो है कब था? पहला नगरीकरण था आपको सिंधु सभ्यता।
और दूसरा नगरीकरण कब होगा? दूसरा नगरीकरण होगा आपको वह महाजनपद काल का नगरी समय होगा, जिससे हम क्या कहेंगे, ये दूसरा नगरीकरणीय सभ्य मतलब समय जो होगा उसे हम कहेंगे महाजनपद। क्या कहेंगे? महाजनपद कहेंगे। बात समझ में आ रहा है? और यह महाजनपद जो होगा, यह महाजनपद जो होगा वह अखंड भारत में होगा। अभी जो आप भारत का जो देख रहे हैं ना, वो भारत, पहले ये भारत नहीं था, पहले क्या था? अखंड भारत था, जिसमें हमारा पाकिस्तान भी था, म्यांमार भी था, ये सभी जो है वो भारत के ही जो है वो आपको अंग हुआ करते थे। नेपाल था, भूटान था, ठीक है, तो उसे हम अखंड भारत कहते थे। तो अखंड भारत में जो है दूसरी नगरीय सभ्यता जो है वह 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है वह प्रारंभ हुई, जिसे जो है महाजनपद काल का समय कहा गया। यहाँ तक समझने में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं? चलिए हम आगे देखते हैं। देखिए, प्राचीन भारत में जो है अगर प्रशासनिक इकाई, देखिए महाजनपद क्या है, ठीक है, महाजनपद अगर क्या, अगर कोई प्रश्न कर दिया आपसे कि महाजनपद काल तो समय है, तो आखिर महाजनपद है क्या? तो महाजनपद जो है, जो हमारे अखंड भारत का जो प्रशासनिक इकाई होगी, क्या प्रशासनिक इकाई होगी, उसी प्रशासनिक इकाई को क्या कहेंगे हम? प्रशासनिक इकाई को क्या कहेंगे हम? महाजनपद कहेंगे। इसी को क्या कहा जाएगा? इसी को जो है महाजनपद कहा जाता है। यानी महाजनपद का अर्थ है प्रशासनिक इकाई। प्रशासनिक इकाई के हमारे जो शासन, प्रशासन का जो तरीका होगा, जो तौर तरीका है, जो मतलब रूल रेगुलेशन जो होंगे, उसी को हम क्या कहेंगे? प्रशासनिक इकाई। और इसी प्रशासनिक इकाई को जो है वह महाजनपद कहा जाता है। यहाँ तक समझने में किसी बार दिक्कत? ठीक है, दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब आगे देखते हैं। यानी कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जो है अखंड भारत में दूसरी नगरीकरण प्रारंभ होता है, जिसे जो है महाजनपद कहते हैं। और प्राचीन भारत में राज्य के जो है प्रशासनिक इकाई जो होंगी, उसी को जो है महाजनपद कहा जाएगा। देखिए कुछ महाजनपद का मतलब वर्णन जो है आपको उत्तर वैदिक काल में ही मिल जाएगा। यानी कि यहाँ जो आपने देखा था ये उत्तर वैदिक काल, ठीक है, यहीं से उत्तर वैदिक काल में जो है कुछ महाजनपद का जो है आपको जानकारी यहाँ से मिल जाता है। ठीक है, यहाँ से भी जो है महाजनपद, महाजनपद का जो है आपको जानकारी मिल जाएगा। बात समझ में आए? यहाँ से भी आपको जानकारी जो है आपको वह मिल जाएगा, आपको उत्तर वैदिक काल से भी, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के समय के बाद ही जो है क्या प्रारंभ हो रहा है, उसके बाद ही जो है आपको महाजनपद का समय जो है आपको प्रारंभ हो रहा है। क्लियर है? क्लियर है? देखिए अगर इसका समय अवधि, तो हमने बताया है कि इसका समय अवधि जो है वो आपको 600 ईसा पूर्व से, ये याद रखिएगा, आपको महाजनपद का समय जो होता है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर के 340 ईसा पूर्व का जो समय होगा, वो सभी क्या कहलाएंगे? वो सभी जो है महाजनपद काल का समय कहलाएंगे। अगर ये महाजनपद काल का समय जो है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व है, तो आखिर इस समय की भाषा क्या रही होगी? ठीक है, भाषा क्या रही होगी? तो जस्ट देखिए, ये आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म और महाजनपद, ये दोनों जो है लगभग लगभग पैरेलल चलते हैं। तो वो धर्म से संबंधित था, इसलिए उसको मैंने आपको सेपरेट करके पढ़ाया। और ये महाजनपद जो है वह उसी समय का समय आपका बौद्ध धर्म और जैन धर्म। देखिए आप वहाँ पे जब हमने लास्ट क्लास में पढ़ाया, तब महात्मा बुद्ध का जन्म कब होता है, महात्मा बुद्ध का जो है वह मृत्यु कब होती है, या महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, ये सभी जो है उसी समय के अंतराल का है। क्लियर है? तो इस समय महाजनपद काल की जो भाषा होगी, वह भाषा आपको सबसे प्रमुख भाषा जो है आपको संस्कृत भाषा होगी। ठीक है, और इसके साथ जो है आपको प्राकृतिक भाषा होगी। ठीक है, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा जो होगी वो आपको महाजनपद काल की जो है वह दो प्रमुख भाषा जो है आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, इस महाजनपद काल का जो आपको शासन व्यवस्था कैसा होगा? ठीक, यहाँ पर शासन, देखिए आपको हमने ये भी समझाया था कि वैदिक काल में जो शासन व्यवस्था होगी वो प्रजातंत्र थी। उस समय जो है राजा जो है, यानी कि जन का जो मतलब कबीला का जो सरदार होता था, वो राजा के द्वारा चुना जाता था। लेकिन जैसे जब महाजनपद समय आया, तो यहाँ पर जो शासन जो होगा, ठीक है, वो प्रजातंत्र नहीं रह करके क्या हो जाएगा? यह क्या हो जाएगा? यह आपको गणराज राजतंत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजतंत्र हो जाएगा। ठीक है, गणराज राजतंत्र कहने का अर्थ यह होता है कि यहाँ पे जो है आपका शासन कौन चलाएगा? शासन जो है वह राजा चलाएगा। शासन कौन चलाएगा? राजा चलाएगा। और राजा का ही पुत्र जो है वह राजा बनेगा। और अब प्रजातंत्र में क्या होता है कि आपको राजा जो है वह लोगों के द्वारा, जनता के द्वारा चुना जाता है, उसे हम प्रजातंत्र कहते हैं। तो महाजनपद काल का जो शासन व्यवस्था जो होगी, यानी प्रशासनिक व्यवस्था जो होगी, वह कैसी रहेगी? तो गणराज राजतंत्र जो है इसकी शासन व्यवस्था रहेगी। यहाँ तक क्लियर है?
अच्छा, यह महाजनपद काल जो है हम बताएं कि यह आपको दूसरी नगरीय सभ्यता थी। ताकि दूसरी नगरीय सभ्यता क्यों थी, तो ये दूसरी नगरीय सभ्यता होने के पीछे कारण ये है कि आपका, ये देखिए, ये अगर हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच, यानी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और, यानी कि ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, ये आपका उत्तर प्रदेश हो, सॉरी, चलिए, भारत है। ये आपका जो है ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। ये उत्तर प्रदेश वाला एरिया है। और ये आपका जो है बिहार वाला एरिया, और नीचे जो है आपका ये झारखंड है। ठीक है, तो ये जो आपका उत्तर प्रदेश जो देख रहे हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और आपका पश्चिमी बिहार, इसी पोजीशन में जो है, यानी इस क्षेत्र में जो है किसका खोज किया गया था, इसी क्षेत्र में जो है लोहे का खोज किया गया था। इसका खोज किया गया था, लोहे का खोज किया गया था। और जगह का नाम जो है वो कहा क्या था, तो लोहे का जो खोज किया गया था वो अति रंजी खेरी से खोज किया गया था। कहाँ से खोज किया गया था, अति रंजी खेरी से खोज किया गया था। और लोहे का खोज हो जाने के कारण अति रंजी खेरी, अति रंजी खेरी से जो है वह, यानी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, सॉरी, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार का ये एरिया जो होगा, यहाँ से जो है लोहे का खोज इसी समय कर लिया जाएगा। और जब लोहे का खोज हो जाएगा, ठीक है, लोहे का खोज कर लिया गया है, तो लोहे का खोज होने के कारण जो है अभी बड़े बड़े जो है आपका चेंज देखने को मिलेगा इसमें। ठीक है, क्या चेंज देखने को मिलेगा, जैसे जो है लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है सबसे पहला जो है वो कृषि में जो है वह परिवर्तन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, कृषि में जो है वह क्रांति आ जाएगी, क्योंकि कृषि में क्रांति इसलिए आएगी कि कृषि करने के लिए जो खेत की जुताई की जाती है, और जुताई के लिए जो आपका जो हल होगा, ठीक है, हल जो होता है, हल का जो फाल होता है, ठीक है, हल का फाल देखिए, आप हल देखे होंगे तो हल का जहाँ पे मट्टी कोड़ा जाता है, ठीक है, वो नुकीला होता है। तो पहले जो है ये पोर्शन जो है बनाया जाता था आपको, मतलब सॉफ्ट मटेरियल से। लेकिन लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है अभी यह जो फाल, मतलब हल का जो फाल है, वह बनाया जाने लगा आपका लोहे से। ठीक है, बनाया जाने लगा लोहे से, तो खेती की जुताई अच्छी होने लगी। जब खेती की जुताई अच्छी होगी तो कृषि का पैदावार बढ़ेगा। क्लियर है, क्या बढ़ेगा, कृषि का पैदावार बढ़ेगा। अभी खेती के नए, मतलब कृषि का जब पैदावार बढ़ेगा तो जितना अनाज जो है पहले उपजाया जा रहा था, अभी जो है वह अनाज क्या हो जाएगा, अनाज जो है वो कृषि अधिक होगी तो अनाज के जो है उत्पादन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, अनाज की उत्पादन क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अभी जो प्रशासनिक परियोजनों के लिए आपको अतिरिक्त अनाज जो है वह एकत्रित हम कर सकते थे। तो लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है वह दो परिवर्तन होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से पहला होता है वो कृषि में काफी ज्यादा परिवर्तन देखने को मिलेगा। और दूसरा परिवर्तन जो देखने को मिलता है वो आपको नए नए हथियार और औजार का जो है प्रयोग होने लगता है। ठीक है, लोहे का क्या होगा, लोहे का जो है नए हथियार और औजार का प्रयोग होने लगेगा। यानी यहाँ जो आपको हथियार का प्रयोग होने लगेगा लोहे का, तथा इसके साथ साथ जो है वह औजार भी जो है आपको क्या होंगे, लोहे के बनाए जाने लगेंगे। बात समझ में आ गया। यानी कि इसी समय ने महाजनपद काल के समय ही जो है आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी बिहार, यानी अतिरंजी खेरी से जो है, यानी इस जगह से क्या किया जाता है, लोहे का खोज कर लिया जाता है। और लोहे का खोज हो जाने के कारण जो है दो महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। पहला जो है परिवर्तन आपको कृषि में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, कृषि में आपको जो खेत का जो जुताई करने का जो हल का इस्तेमाल हो रहा था, उसका भी फाल, जो हल का फाल जो है वो भी लोहे का बनाया जाने लगेगा, जिससे जो है जुताई जो है और गहरी होगी। और अनाज का पैदावार क्या होगा, वह अत्यधिक बढ़ जाएगा। दूसरा जो है आपको जो सैनिक वर्ग के जो लोग होंगे, वह हथियार और औजार जो है अभी किसका इस्तेमाल करने लगेंगे, लोहे का इस्तेमाल करने लगेंगे। और लोहे का जो है सिर्फ यही दो उपयोग नहीं होता, इसके अलावे जो है कई उपयोग जो है आपको वह लोहे का उपयोग हो जाता है। और यही जो है लोहे के खोज हो जाने के कारण जो है इसका समय जो होगा वह आपको नगरीय सभ्यता का समय में जो है परिवर्तित हो जाएगा। बात समझ में आया, ये आपको नगरीय सभ्यता हम इसको कह सकते हैं। और यह कैमा नगरीय सभ्यता था, तो यह आपको दूसरा नगरीय सभ्यता जो आपको महाजनपद काल का होगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है।
यानी कि इस महाजनपद काल का समय जो है वो 600 ईसा पूर्व से लेकर 340 ईसा पूर्व। इस समय की भाषा जो है वो आपको संस्कृत और प्राकृतिक भाषा रहेगी। इसका जो शासन व्यवस्था यानी प्रशासन शासन जो होगा वो आपको राजतंत्र होगा, जिसमें जो है शासन कौन करेगा, राजा करेगा, और राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा। इसका जो है डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि अगर राजा का पुत्र अगर अयोग्य रह जाएगा यानी कि योग्य नहीं होगा, तो उस समय जो है जब हम आगे पढ़ेंगे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, तो वहां पर हम देखेंगे कि अगर पुत्र जो है वह शासन का योग्य नहीं होता है तो दूसरा जो है कोई उसको हत्या कर देगा, और हत्या करके बाद जो है उस वंश को समाप्त करके जो है वह नया वंश का स्थापना करेगा। ठीक है, तो यह राजतंत्र की जो है सबसे बड़ी क्या है, नाकामी है। साथ ही साथ जो है इसी समय जो है लोहे का खोज कर लिया गया, और लोहे के खोज हो जाने के कारण से जो है कृषि में बहुत बड़ा क्रांति आ जाता है, और हथियार और औजार के जो है नए नए किस्म जो है बनाए जाने लगते हैं। इसलिए जो है इस समय जो है वह क्या होगा, नगरीय मतलब रूप में जो है वह परिवर्तन होने लगेगा, और इसे हम दूसरी दूसरी नगरीय सभ्यता हम कह सकते हैं। बात समझ में आया? यानी कि लोहे के हथियार के कारण योद्धा वर्ग क्या करेंगे, अभी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने लगेंगे। खेती के नए औजार और उपकरणों से जो है किसान की अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करने लगेंगे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए जो अनाज कम पड़ रहा था, वो अभी राजा जो है वह ज्यादा अनाज एकत्रित करवा सकता था। जब राजा जो है ज्यादा अनाज एकत्रित करवाएगा, तो जो ये राजा जो है अगर ज्यादा अनाज एकत्रित कराएगा, तो लोगों को जो प्रबल निष्ठा जो है वो अपने पहले वैदिक काल में हमने देखा था जन और कबीला के प्रति था, वो अभी किसके प्रति होने लगेगा, वो अभी जो है वह जनपद और महाजनपद के प्रति होने लगेगा। देखिए जनपद और महाजनपद जो है, जैसे हमने वैदिक काल में आपको बताया था कि सबसे छोटा जो है वो होता है आपको कबीला। ठीक है, सबसे छोटा क्या होगा, कबीला होगा। ठीक है, सबसे छोटा जो होगा वह कबीला होगा, और कई कबीला को मिलाएंगे, ठीक है, तब हो जाएगा ये आपको ग्राम बनेगा। कई कबीला को मिलाने से जो है ग्राम बनेगा, और कई ग्राम को अगर मिलाएंगे हम, कई ग्राम को मिलाएंगे, तो यह कहलाएगा आपको जन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जन कहलाएगा। और कई जन को हम मिलाएंगे, ठीक है, कई जन को हम मिलाएंगे, तो वह कहलाएगा आपको जनपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यह देखिए यह हो गया आपका जन कहलाया, यह आपको ग्राम कहलाया, और कई जन को मिलाएंगे तो यह कहलाएगा आपको जनपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, जनपद कहलाएगा। ठीक, और कई जनपदों को अगर हम मिला देंगे, कई जनपदों को मिला देंगे, तो यह हो जाएगा आपको महाजनपद हो जाएगा, महाजनपद होगा। तो वैदिक काल में जो लोगों का विश्वास जो है वह जन और कबीला, यानी कि ये कबीला, पहले कबीला का जो है वो एक सरदार होता था, और ये कबीले में जो है वो बटे हुए थे, यानी कि ये जो है सबसे छोटी इकाई जो है वह क्या था, कबीला था। अभी जो कबीला के जो सरदार होंगे, तो जो लोगों का जो विश्वास इन कबीले के प्रति होने लगा, और जब महाजनपद या जनपद के राजा जो है वह अब एकत्रित मतलब अनाज जो है वो अत्यधिक करने लगेंगे, तो लोगों का विश्वास अब किसके प्रति ज्यादा होने लगेगा, तो जनपद और महाजनपद के प्रति जो है लोगों का विश्वास ज्यादा होने लगेगा। जैसे इसका क्रम पूछा जाए, तो देखिए जैसे आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक राज्य में जो है कई जिले होते हैं, एक जिले में जो है वह कई प्रखंड होते हैं, अभी एक प्रखंड में जो है वह कई मतलब ग्राम हो सकते हैं, या और एक ग्राम में या एक मोहल्ला में जो है वह कई टोला हो सकता है। तो उसी प्रकार से सबसे टॉप पर कौन रहेगा, तो सबसे टॉप पर जो है वह महाजनपद होगा। ठीक है, महाजनपद होगा। और कई और इस महाजनपद के अंतर्गत जो है वह क्या होगा, यह आपको जनपद होगा। ठीक है, यह आपको जनपद होगा। और जनपद से छोटा क्या होगा, यह आपका जन होगा। ठीक है, और जन से छोटा क्या हो जाएगा, यह आपको ग्राम होगा। और ग्राम से छोटा क्या हो जाएगा, आपको कबीला हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो है आपको नीचे के क्रम में जो है वह इस प्रकार से आपको प्रश्न में भी पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें जो है सबसे मतलब क्रम को आप सजाइए। तो सबसे बड़ा होगा महाजनपद, उसके बाद होगा जनपद, उसके बाद होगा जन, और उसके बाद होगा ग्राम, उसके बाद होगा कबीला। यानी कई कबीला को मिलाएंगे तब बनेगा ग्राम, और कई ग्राम को मिलाएंगे तो बनेगा जन, और कई जन को मिलाएंगे तो बनेगा जनपद, और कई जनपद को बनाएंगे तो बनेगा महाजनपद। बात समझ में आया? ठीक है,
तो इस प्रकार से जो है अभी जो लोगों का विश्वास आपको कबीला के सरदार या जन के सरदार यानी राजा के साथ में था, वह अभी जो है वो जनपद और महाजनपद के प्रति जो है वह ज्यादा विश्वास होने लगेगा लोगों का। साथ ही साथ जो है वह मतलब अनाज भी एकत्रित ज्यादा कर रहा है, अनाज का पैदावार बढ़ गया है। साथ ही साथ मतलब राजा जो है लोहे का खोज हो जाने के कारण जो नए नए हथियार का प्रयोग होने लगा। पहले जो है वह सॉफ्ट मतलब धातु का हथियार का इस्तेमाल किया जाता था, या लोहे के जगह पर जो है आपको पत्थर के हथियार का इस्तेमाल किया जाता था। तो अभी जो है लोहे का इस्तेमाल करने लगे, तो लोगों का सुरक्षा भी जो है राजा बेहतर ढंग से करने लगते हैं। तो इसलिए जो है वो जनपद और महाजनपद के प्रति जो है लोगों का विश्वास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। बात समझ में आ रहा है? लोगों का विश्वास क्या होगा, बढ़ने लगेगा। अभी यहाँ पर जब जनपद की बात हो रही है तो जनपद की जो है संख्या कितनी थी? ठीक है, जनपद की संख्या कितनी थी? देखिए, अगर जनपद की संख्या देखा जाए तो टोटल महाजनपदों की संख्या जो है वह आपको 16 थी। महाजनपद की संख्या कितनी थी? तो महाजनपद की संख्या जो होगी, महाजनपद की संख्या जो होगी वह संख्या कितनी हो जाएगी? यानी कि महाजनपद की संख्या जो है वह संख्या हो जाएगी 16। क्या हो जाएगी? महाजनपद की संख्या हो जाएगी 16। और इन 16 महाजनपदों का जो है वह आपको वर्णन कहाँ किया हुआ है, इसकी चर्चा कहाँ की गई है? तो आपको हमने जब बौद्ध धर्म और जैन धर्म बता रहा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि 16 महाजनपदों की चर्चा जो है वह बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में तथा जैन धर्म के जो है तथा जैन धर्म के भगवती सूत्र में जो है आपको 16 महाजनपद की चर्चा मिलती है। जैन धर्म के भगवती सूत्र में। बात समझ में आया? यानी कि इन पहले की जहां महाजनपद की संख्या कितनी थी, तो महाजनपदों की संख्या जो है टोटल 16 रहेगी। और इन 16 महाजनपदों का जो चर्चा है यानी कि वर्णन जो है वह बौद्ध धर्म या अंगुत्तर निकाय किसकी पुस्तक है? तो यह आपको बौद्ध धर्म की पुस्तक है। बौद्ध धर्म का जो है आपको अंगुत्तर निकाय में, साथ ही साथ जैन धर्म के आपको भगवती सूत्र से जो है, जैन धर्म के भगवती सूत्र से हमको क्या मिलता है? आपको 16 महाजनपदों की जानकारी हमको मिलती है। तो अगर वर्तमान समय स्थिति देखा जाए कि वर्तमान में जो है इन 16 महाजनपदों की जो है वो कहाँ कहाँ थी, ठीक है, वर्तमान में कहाँ कहाँ थी? तो देखिए 16 महाजनपद जो होंगे, ठीक है, पहला हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में। ठीक है, उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में जो है वह टोटल कितने महाजनपद थे? तो आपको 8 महाजनपद जो है वह कहाँ थे? उत्तर प्रदेश में थे। 8 महाजनपद कहाँ थे? वर्तमान उत्तर प्रदेश में। दूसरा जो आपको बिहार में जो है वह टोटल 3 महाजनपद थे। कौन कौन से हम अभी बता रहे हैं, अभी सिर्फ संख्या देखिए। बिहार में जो है वह 3 महाजनपद था। राजस्थान में जो है वह कितने थे? राजस्थान में जो है वह 1 महाजनपद था। राजस्थान जो अभी वर्तमान राजस्थान जो देख रहे हैं ना, उसमें जो आपको 1 महाजनपद था। मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो है आपको 1 महाजनपद था। ठीक है, मध्य प्रदेश में 1 था। इसके अलावे जो आपको दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे, ठीक है, गोदावरी दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे 1 महाजनपद था। ठीक है, 1 महाजनपद था। और भारत के बाहर जो है वह 2 था। यानी वर्तमान स्थिति यह क्या है? यह जो है आपको यह वर्तमान स्थिति है। यानी ये आपको जो देखा जा रहा है यह आपको वर्तमान स्थिति है। यानी वर्तमान स्थिति के अनुसार सोचे तो भारत के बाहर कितने हो जाएंगे? तो भारत के बाहर जो है वह 2 महाजनपद थे। ठीक है, कितने महाजनपद थे? 2 महाजनपद, गंधार और कंबोज। हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, यानी कि अभी वर्तमान भारत में देखा जाए, वर्तमान भारत की स्थिति के अनुसार सोचा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो है टोटल 8 महाजनपद थे। बिहार में 3 महाजनपद थे। आपका राजस्थान में 1 महाजनपद था। मध्य प्रदेश में 1 महाजनपद था। दक्षिण भारत में 1 महाजनपद था। भारत के उत्तर में, सॉरी, भारत के बाहर जो है वह 2 महाजनपद था। ये आपको पाकिस्तान वाले एरिया में। ठीक है, एक था आपका गंधार और दूसरा था आपको कंबोज। और इन 16 महाजनपद कितना हो गया? 8 3 11 1 12 1 13 14 14 2 16। तो इन 16 महाजनपदों की चर्चा जो है वह कहाँ मिलती है हमको? तो आपको जैन धर्म के जो है भगवती सूत्र से और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमको 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? यानी कि जो है महाजनपद हम समझ गए थे कि कबीला से बनेगा ग्राम, ग्राम से बनेगा जन, जन से जनपद और जनपद से बनेगा महाजनपद। और टोटल महाजनपदों की संख्या कितनी होगी?
16 होगी और उन 16 महाजनपदों का वर्णन जो है वो कहाँ किया गया है, इसकी जो है जानकारी कहाँ से मिलती है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न आपको आता भी है। अभी हम जो है वो डिटेल से देखेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में कौन कौन से महाजनपद थे, बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे। ठीक है, बिहार के अलावा जो राजस्थान में एक महाजनपद है, उस महाजनपद का नाम क्या था, कौन सा जो है वह एरिया था। मध्य प्रदेश में जो एक महाजनपद था। दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के पास एक महाजनपद था। भारत के बाहर जो है वह दो महाजनपद, यानी पाकिस्तान वाले एरिया में। तो आखिर उन महाजनपदों का जो है वह नाम क्या था, साथ ही साथ जो है वह उस महाजनपद की जो है राजधानी, महाजनपद एक तरह समझ लीजिए कि एक तरह से राज्य से आप तुलना कर सकते हैं। तो इन महाजनपदों की जो है वह राजधानियां होंगी, जहां से जो है इस महाजनपद के राजा जो है वह क्या करेंगे, अपनी पूरी शासन प्रशासन व्यवस्थाएं जो है वह चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम समझते हैं कि इन 16 महाजनपदों के बारे में कि आखिर ये इसकी राजधानियां कहाँ थी और यह वर्तमान भारत के किस किस क्षेत्र में जो है वह इसका स्थिति पाया गया था। ठीक है, तो पहला हम देखेंगे। ठीक है, इधर लिख दीजिए आप महाजनपद, महाजनपद। ठीक है, और इधर आप कर दीजिए राजधानी, राजधानी। और यहाँ पर जो चलिए भारत का मैप बना लेते हैं, एक रफ मैप, और भारत के मैप से हम अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, भारत के मैप से हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जो है जनपद या महाजनपद जो है वो वर्तमान में कहाँ कहाँ जो है वह इसका स्थिति था। क्लियर है? देखिए, भारत का मैप, मैप से पढ़ेंगे तो मतलब ये चलिए रफ बना लेते हैं, ये बांग्लादेश वाला एरिया हो जाएगा। ये गुजरात का एरिया हो गया। ये हो गया आपका भारत। क्लियर है? अभी हम इसी भारत के मैप की स्थिति से हम समझेंगे कि कौन कौन महाजनपद जो है वह किधर था। अच्छा, ये आपका भारत है और ये जो है वह क्या हो जाएगा, ये आपका पाकिस्तान वाले एरिया। ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है और ये आपका नेपाल और ये भूटान है। ठीक है, यह सभी आप अखंड भारत ही मानेंगे। तो पहला महाजनपद कौन था, तो पहला महाजनपद जो होगा, ठीक है, पहला महाजनपद, पहला महाजन, चलिए पहले भारत के बाहर वाला समाप्त करते हैं। तो पहला महाजनपद जो था वो आपका था गंधार। पहला महाजनपद कौन सा था? ठीक है, यह आपको राजधानी, पहला महाजनपद था जिसका नाम था सॉरी, गंधार। और ये गंधार की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी थी तक्षशिला। कहाँ राजधानी थी इसकी? तक्षशिला राजधानी थी। तो ये जो आपको गंधार जो महाजनपद है, ठीक है, यह आपको पाकिस्तान में जो है रावलपिंडी व पेशावर के पास, ये आपको क्या है, ये आपको पाकिस्तान है। तब पाकिस्तान में जो आपको रावलपिंडी और पेशावर जो होगा, ठीक है, वहां पर जो आपको यह गंधार महाजनपद था, यानी पाकिस्तान के किस एरिया में, तो यह आपको था पाकिस्तान का जो है, चलिए पाकिस्तान ही डायरेक्ट लिखते हैं, पाकिस्तान का कहाँ पे, गंधार, रावलपिंडी और पेशावर के बीच जो है यह आपको गंधार महाजनपद का जो है वह मतलब स्थिति था आपको। ठीक, और इसकी राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी जो है आपको वह तक्षशिला में था। दूसरा जो है आपको भारत के जो बाहर है, ठीक है, उसका आपको नाम था कम्बोज। कौन सा महाजनपद? कम्बोज महाजनपद। एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है, इसका राजधानी पूछेगा, उससे संबंधित एरिया पूछेगा। तो कम्बोज महाजनपद की इसकी राजधानी थी आपकी हाटक। इसकी राजधानी कहाँ थी? हाटक। और यह जो है ये भी आपको कहाँ पे था, ये आपको पाकिस्तान में था। पाकिस्तान है किस क्षेत्र में, तो ये जो पाकिस्तान का जो कश्मीर वाला एरिया देख रहे हैं ना, ये आपको कश्मीर वाला एरिया जो है वह रजौरी वाले क्षेत्र में जो है, रजौरी और हाजरा क्षेत्र में जो है यह आपको कम्बोज महाजनपद था। ये था आपको कम्बोज। ठीक है, और ये रावलपिंडी वाला एरिया में जो है यह था आपको गंधार।
यह क्या था, गंधार था। दोस्त समझ लिए। ठीक है, तीसरा महाजनपद जो है, ठीक है, यह आपका मत्स्य महाजनपद। तीसरा महाजनपद जो है वह आपको मत्स्य महाजनपद। मत्स्य मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य महाजनपद को जो है वह हम मत्स्य महाजनपद भी कहते हैं, मत्स्य महाजनपद। और मत्स्य या मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो आपको विराटनगर थी। कहाँ थी, विराटनगर। तो यह अगर भारत के वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो यह जो आपको राजस्थान वाला जो एरिया देख रहे हैं आप, ठीक है, यह आपको राजस्थान वाला जो एरिया देख रहे हैं, ठीक है, यह आपको इसमें था आपको मत्स्य महाजनपद। ठीक है, राजस्थान वाले एरिया में जो है क्या था, यह आपको मत्स्य महाजनपद था। यानी ये हो गया मत्स्य महाजनपद। ठीक है, मत्स्य महाजनपद। तीन क्लियर कर लिए। चौथा महाजनपद जो है वह कुरु। चौथा महाजनपद कुरु। और कुरु की राजधानी जो थी वह इंद्रप्रस्थ। ठीक है, और इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं, इंद्रप्रस्थ जो है वह आपको दिल्ली को कहा जाता है। इंद्रप्रस्थ किसे कहते हैं, दिल्ली को। तो दिल्ली जो है यह आपको, यह हो गया राजस्थान। राजस्थान के ऊपर जो है यह हो जाएगा आपको, यह हो जाएगा आपको, सॉरी, देखिए यह हो जाएगा आपको पंजाब हो गया। और यह हो जाएगा पंजाब। और ये पंजाब के बगल में ये वाला एरिया जो होगा यह हो जाएगा हरियाणा। ठीक, और हरियाणा और इधर राजस्थान। तो यहाँ पर जो है ये आपका दिल्ली। ठीक, और इसी क्षेत्र को जो है वह कुरु कहा जाता था। और इसी को जो है वह हम क्या कहेंगे, कुरु, जिसकी राजधानी कहाँ थी, इंद्रप्रस्थ, या उसी को हम दिल्ली कह सकते हैं। ठीक है, तो तीसरे जो है महाजनपद की स्थिति हम लोग देख लिए। चौथी, सॉरी, पांचवी चार तो हो गया। पांचवी महाजनपद थी ये आपको सूरसेन। क्या नाम था इसका, सूरसेन महाजनपद। और सूरसेन महाजनपद की जो राजधानी होगी यह आपको मथुरा थी। इसकी राजधानी कहाँ रहेगी, मथुरा रहेगी। अभी मथुरा जो है आपको वह उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। तो ये हो गया कुरु। इसके ऊपर आएंगे तो ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड वाला पार्ट। ये हो जाएगा आपको उत्तराखंड। और उत्तराखंड, और ये हो जाएगा आपको हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये वाला एरिया जो है, ठीक है, यानी ये वाला जो एरिया है यह होगा आपको उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये वाला एरिया क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश का जो मथुरा होगा, ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो मथुरा में यहाँ पे कौन से महाजनपद होगी, तो यहाँ पे जो आपको सूरसेन महाजनपद होगी, सूरसेन महाजनपद होगी। क्लियर है। और सूरसेन महाजनपद की जो आपको एरिया कहाँ से हो जाएगा, तो इसका जो एरिया आएगा वो प्रॉपर आपको मथुरा ही रहेगा। क्लियर है, पांच महाजनपद निपटा लिए। छठा महाजनपद जो है वह कौशल। छठा महाजनपद कौशल। और कौशल देश की राजधानी कहाँ थी, श्रावस्ती। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती। और यह श्रावस्ती में ही जो है गौतम बुद्ध जो है वह अधिकांशतः उपदेश दिए थे। ठीक है, तो कौशल देश की राजधानी जो आपको यह श्रावस्ती है, ठीक है, यह यूपी वाला ही एरिया आएगा। ठीक है, यह यूपी वाला ही एरिया, जिसमें जो आपको फैजाबाद आ जाएगा, गोंडा आ जाएगा और बहराइच आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका श्रावस्ती यानी कि कौशल। ठीक है, यह हो जाएगा आपको कौशल महाजनपद। ठीक है, इसमें कौशल महाजनपद में कौन कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा फैजाबाद आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ जो है आपको गोंडा आ जाएगा और बहराइच जो है यह आपको कौशल महाजनपद के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है। सातवां महाजनपद जो है, सातवां महाजनपद यह आपको पंचाल। सातवां महाजनपद पंचाल। और इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, इसकी राजधानी हो जाएगी आपको अही छत्र। इसकी राजधानी हो जाएगी आपको अही छत्र। ठीक है, यह अही छत्र। और ये जो पंचाल होगा ये भी आपको उत्तर प्रदेश में ही होगा। और उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला, कौन सा वाला एरिया, ये आपको बरेली वाला एरिया है, बदायूं और फरुखाबाद वाला एरिया, यानी बिहार साइड में। ठीक है, ये आपको कौन सा, ये आपको पंचाल महाजनपद। ठीक है, कौन सा महाजनपद, पंचाल महाजनपद। ठीक है, आठवां महाजनपद कौन सा है, आठवां महाजनपद आपको इसके बाद छेदी। छेदी महाजनपद की राजधानी जो है यह हो जाए आपको शक्तिमती। शक्तिमती। और इसका जो वर्तमान हम स्थिति देखें
तो छेदी जो महाजनपद था वो आपका बुंदेलखंड वाला एरिया, ठीक है, यानी कि बुंदेलखंड वाला एरिया। तो बुंदेलखंड वाला एरिया जो है ये आपको अ, छेदी महाजनपद था, ठीक है, छेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी कहाँ थी, शक्तिमती थी, ठीक, जिसकी राजधानी शक्तिमती थी। और ये छेदी महाजनपद जो आपको बुंदेलखंड वाला एरिया रहेगा, ठीक है। नौवां महाजनपद जो होगा, नौवां महाजनपद यह हो जाएगा आपको वत्स महाजनपद, ठीक। और वत्स महाजनपद की जो है राजधानी, ठीक है, यह कहाँ रहेगी, इसकी राजधानी रहेगी कौशाम्बी। कहाँ रहेगी, कौशाम्बी। और यह जो है वो कौन सा वाला एरिया हो जाएगा, वत्स। और ये वत्स जो महाजनपद होगा वो आपका उत्तर प्रदेश का जो इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला जो एरिया है ना, वह जो है आपको वत्स महाजनपद। तो इलाहाबाद और मिर्जापुर वाला एरिया जो है, सॉरी, ये वाला एरिया, ठीक है, तो इसको हम क्या लिख दें, वत्स महाजनपद, ठीक है। और वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, तो इसकी राजधानी था आपको कौशाम्बी, ठीक। अगला जो है आपको 10वां महाजनपद जो होगा, अगला महाजनपद जो है हम देख लें तो काशी, ठीक है। अच्छा, ये राज्य हम लिखते जाते हैं। यह मत्स्य महाजनपद जो है यह कहाँ थी, ये राजस्थान में थी, ठीक है। यह आपको दिल्ली कुरु जो आपको ये दिल्ली वाला क्षेत्र वाला पास में था। मथुरा ये आपको यूपी में है, ठीक है। ये भी आपको यूपी में टोटल कितना 8 था, यही छत भी यूपी, और ये भी आपको यूपी, क्लियर है। 10वां महाजनपद काशी, काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी, ठीक है। काशी महाजनपद की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी। इसका अगर उत्तर प्रदेश में जो एरिया देखा जाए, ठीक है, तो ये वाराणसी के आसपास का ही क्षेत्र होगा। ये भी यूपी में है और ये भी यूपी में। भारत का जो अगर मैप में अगर हम देखें काशी महाजनपद, तो ये काशी महाजनपद जो है यह बिहार के साइड में, ये हो जाएगा काशी महाजनपद, ठीक है। ये हो जाएगा आपको काशी महाजनपद, ये हो जाएगा क्या, काशी। चलिए मिट गया, चलिए इधर लिख देते हैं काशी महाजनपद, ठीक है। और ये काशी महाजनपद का एरिया कौन सा हो जाएगा, आपको वाराणसी के आसपास का क्षेत्र जो है वह काशी महाजनपद कहलाएगा, ठीक है। ये आपको यूपी में ही पड़ेगा, ठीक है। इससे अगला महाजनपद जो होगा, ठीक है, मल्ल महाजनपद। मल्ल महाजनपद, मल्ल महाजनपद की जो राजधानी होगी यह आपको होगी कुशीनारा या कुशावती, ठीक है, कुशीनारा या या कुशावती भी जिसको बोलते हैं। ये भी जो है आपका वह कौन सा एरिया आ जाएगा, ये आपका यूपी का जो है देवरिया वाला क्षेत्र जो है वो आपको मल्ल महाजनपद कहलाएगा, ठीक है। आपका यूपी का जो है देवरिया वाला क्षेत्र जो है यह जो है यह क्या कहलाएगा, यह आपको मल्ल महाजनपद कहलाएगा, यह आपको मल्ल महाजनपद कहलाएगा, क्लियर है। तो यूपी में कितना हो गया, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, एक और यूपी में रह गया, ठीक है, एक और यूपी में रह गया। तो चलिए 12वां जो अगला महाजनपद होगा वो आपको, अगला जो महाजनपद होगा 8 हो गया जी, उत्तर प्रदेश एक राज्य 8 तो हो गया उत्तर प्रदेश। देखिए अगला जो महाजनपद होगा जिसे हम कहते हैं अस्मक या अस्मक महाजनपद, ठीक है, इसको हम कहते हैं अस्मक महाजनपद। और अस्मक महाजनपद की राजधानी होगी पाटन, इसकी राजधानी कहाँ होगी, पाटन। और पाटन जो है वह दक्षिण भारत का जो है वह एकमात्र, मतलब अस्मक महाजनपद ये दक्षिण भारत जो है का एकमात्र जो है महाजनपद होगा। और यह आपको गोदावरी नदी के किनारे था, यह आपको गोदावरी नदी हो जाएगा, यह आपको गोदावरी नदी हो जाएगा। और गोदावरी नदी के पास में ये वाला एरिया जो है यही कहलाएगा आपको अस्मक महाजनपद, ठीक है, अस्मक महाजनपद। और अस्मक महाजनपद की राजधानी कहाँ हो जाएगी, पाटन हो जाएगी, क्लियर है। अगला महाजनपद जो है वो आपको अवंती, अगला महाजनपद जो है वो आपको अवंती महाजनपद। तो अवंती महाजनपद जो है इसकी राजधानी थी आपको उज्जैन, ठीक है, इसकी राजधानी थी उज्जैन। और ये उज्जैन वाला जो एरिया, अच्छा ये अस्मक जो है वो आपको, ये आपको दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे, क्लियर है। और उज्जैन जो होगा ये आपको मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में जो आपका मध्य प्रदेश में जो मालवा वाला क्षेत्र है,
मध्य प्रदेश में मालवा वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश का नीचे, चलिए पेन चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जा रहा है, ब्लैक लेते हैं। ये मध्य प्रदेश, ये वाला एरिया जो है ये आपको मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा, ठीक है, ये आपका मध्य प्रदेश का एरिया हो जाएगा। और ये मध्य प्रदेश में जो है ये कौन सा महाजनपद था, अवंती। अवंती महाजनपद जो है वह मध्य प्रदेश का मालवा वाला क्षेत्र जो होगा, वो आपको मालवा वाला क्षेत्र जो होगा वह क्या कहलाएगा, अवंती महाजनपद कहलाएगा। और अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ होगी, तो इसकी राजधानी जो है आपको उज्जैन हो जाएगी। क्लियर है। इसके बाद जो है वह 3 महाजनपद जो होंगे वो हमारा अपना बिहार में होगा, ठीक है। बिहार में कौन कौन से महाजनपद थे, एक था आपको बज्जी, ठीक है, एक था बज्जी, ठीक है, या इसी को जो है ब्रिज्जी भी कहा जाता था। इसकी राजधानी हो जाएगी आपको वैशाली, पटना के गंगा नदी को उस तरफ वैशाली। इसी को जो है विदेह भी कहते हैं और इसी को हम मिथिला भी कहते हैं, ठीक है। इसका पोजीशन कहाँ हो जाएगा, अपना बिहार में हो जाएगा, ठीक है। यानी कि बज्जी जो महाजनपद जो थी इसकी राजधानी कहाँ थी, वैशाली, ठीक है। देख लेते हैं राजधानी, फिर उसके बाद वो हम देख लेंगे कौन सा एरिया है, ठीक है। अगला था आपको अंग महाजनपद सॉरी, अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, ठीक है। और यह एरिया जो देखेंगे, इसमें एरिया जो होगा वह भागलपुर वाला क्षेत्र हो जाएगा, मुंगेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। और जो लास्ट महाजनपद होगा यह होगा मगध। और ये लास्ट जो है मगध, जिसकी राजधानी रहेगी आपको राजगृह, जिसे जो अभी हम राजगीर के नाम से जानते हैं, या इसी को हम जो है गिरी ब्रिज भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, गिरी ब्रिज भी हम लिखते हैं। तो ये आपका राजगीर वाला क्षेत्र, या चंपा जो है आपको भागलपुर मुंगेर वाला क्षेत्र हो जाएगा। यह कौन सा, ये भी बिहार में थे, हम वहाँ मैप में ही सब समझ रहे हैं, तो इसको भी हम मैप में ही समझते हैं, और ये भी हमारा अपना बिहार में ही है। क्लियर है, ये भी हमारा अपना बिहार में है। तो बिहार जो है वो कहाँ पे है, तो ये जो है पहले बिहार, और ये झारखंड, ये पूरा जो है वो एरिया था, ठीक है, ये पूरा एरिया है। तो अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है आपका बज्जी यानी कि वैशाली साइड में, ठीक है, वैशाली साइड मतलब ये हो जाएगा आपको पटना वाला एरिया में, ठीक है। तो ये हो गया आपका बज्जी हो गया, ठीक है, जिसकी राजधानी जो आपको वैशाली होगी। फिर आपका दूसरा जो है आपको ये भागलपुर वाला एरिया, ठीक है, ये आपको भागलपुर वाला एरिया, ये हो जाएगा आपको अंग महाजनपद सॉरी, और अंग महाजनपद भागलपुरा मुंगेर वाला एरिया हो जाएगा। और मगध जो है हमारा ये हो जाएगा मगध। और ये मगध जो है, ये महाजनपद जो छोटा सा एरिया जो देख रहे हैं, यही महाजनपद जो है वह आगे चलकर क्या करेगा, इन 16 महाजनपद मतलब कि महाजनपद को जो है वह हराएगा, और इन 16 महाजनपद को जो है मगध में मिला लेगा। यानी कि जब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो ये पूरा महाजनपद जो है, ठीक है, यह क्या हो जाएगा, ये पूरा एरिया जो है आपको मगध हो जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, मगध हो जाएगा। और इस मगध पे जो है वह कुल मिला करके जो है 7 राजवंश जो है वह शासन करेंगे। कितने राजवंश शासन करेंगे, 7 राजवंश। पहले जो अभी देख रहे हैं ना, ये मगध जो है वह आपका छोटा वाला क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र, ठीक है, जिसमें पटना आएगा, गया आएगा, ठीक है, गया जिला हो जाएगा, पटना जिला हो जाएगा, ठीक है, नालंदा हो जाएगा। तो ये होगा पहले मगध। और यही मगध जो है आपका वो आगे चल करके ये जितने 16 महाजनपद जो हैं वो सभी को जीत लेंगे, और जीत करके जो है वो एक पूरा अखंड भारत का निर्माण करेंगे। और यह पूरा जो है वह बाद में चल करके वह मगध में बदल जाएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो है टोटल महाजनपद, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसी को, मतलब जनपद को, इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, उसके बाद क्लास को हम समाप्त करेंगे। तो गंधार की जो है राजधानी कहाँ थी, तक्षशिला, आपको पाकिस्तान में था। कम्बोज महाजनपद की राजधानी जब हाटक थी, ये भी आपको पाकिस्तान में, आपको कश्मीर वाला क्षेत्र में। मत्स्य महाजनपद सॉरी, मत्स्य महाजनपद जो है वह एकमात्र महाजनपद था जो राजस्थान के जो है वह किसमें था
जो आपका राजस्थान का जो है वह मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राजस्थान क्या है, ठीक है, राजस्थान जो है वह सूखा मतलब बालू वाला क्षेत्र है, ठीक है, तो वह एक रेगिस्तान है, रेगिस्तान कह सकते हैं। तो मत्स्य एकमात्र महाजनपद था, ठीक है, जो कि राजस्थान के रेगिस्तान में था, और वह उसका जो है आपको राजधानी था विराटनगर। इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, ये तो गंधार कम्बोज याद रहेगा, यह भारत के बाहर है। मत्स्य मतलब होता है मछली, और राजस्थान में आपको रेगिस्तान में जो है मछली नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मत्स्य आपको जो महाजनपद होगी वह कहाँ पाई जाएगी, आपको राजस्थान में, इसकी राजधानी विराटनगर। कुरु जो है वो आपको इसकी राजधानी कहाँ हो जाएगी, इंद्रप्रस्थ दिल्ली यानी हरियाणा का बगल वाला क्षेत्र हो जाएगा। सुरसेन जो होगा, ठीक है, सुरसेन ये आपका यूपी में हो जाएगा। सुरसेन की राजधानी कहाँ हो जाएगी, आपको मथुरा हो जाएगी। कौशल देश की राजधानी कहाँ हो जाएगी, श्रावस्ती हो जाएगी। पंचाल की राजधानी कहाँ हो जाएगी, अहिछत्र हो जाएगी। और चेदी जो महाजनपद की राजधानी जो है वह शक्तिमती, ये भी आपको यूपी में होगा। ये थोड़ा आप लोग को जो है याद रखना पड़ेगा, मैप से आप याद करेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। उसके बाद जो है आपको बत्स बत्स महाजनपद की राजधानी जो है वह कहाँ होगी, कौशाम्बी होगी, ठीक है, और कौशाम्बी होगी। और काशी महाजनपद की राजधानी जो है, कहाँ चल गया पेन, हाँ, काशी महाजनपद की राजधानी जो होगी वो आपको उत्तर प्रदेश का वाराणसी। मल्ल महाजनपद की राजधानी जो है वो कुशीनारा, या इसी को कुशीनारा कहते हैं। अस्मक अस्मक जो एकमात्र जो है आपको दक्षिण भारत में गोदावरी नदी के किनारे था, ये कहाँ पे था, आपको गोदावरी नदी के किनारे दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था आपको अस्मक महाजनपद। और यह अस्मक महाजनपद की राजधानी जो है पाटन थी। अवंती महाजनपद की राजधानी जो है उज्जैन, आपको मध्य प्रदेश वाला एरिया जो मालवा वाला क्षेत्र आता है। और ये आपका ये जो तीन होंगे, ठीक है, यह आपको यह बिहार में, कहाँ हो जाएंगे, बिहार में। बिहार में बज्जी महाजनपद जिसकी राजधानी वैशाली, और वैशाली वाला क्षेत्र जो हो जाएगा इसमें वैशाली आ जाएगा, ठीक है, इसमें आपका वैशाली आएगा, मुजफ्फरपुर आएगा और दरभंगा आ जाएगा। अंग महाजनपद की राजधानी जो है चंपा हो गई, इसमें आपको भागलपुर और मुंगेर आ जाएगा। मगध महाजनपद की जो है राजधानी राजगीर, जैसे गिरी ब्रिज, यह भी जो है राजगीर के नाम से जाना जाता है। और यह मगध जो है, ठीक है, यह आपको कौन कौन से एरिया हो जाएगा, गया हो जाएगा, ठीक है, पटना हो जाएगा और नालंदा हो जाएगा। और ये मगध महाजनपद जो है, यही महाजनपद जो है वह आगे चल करके जो है इन 16 महाजनपदों पर अपना मतलब कब्जा करके जो है इनको अधिकार कर लेगा, और एक अखंड भारत का जो है निर्माण करेगा। और इस मगध पर जो है वह टोटल 7 राजवंश जो है वह शासन करेंगे। और इसके बाद जो हम इन्हीं 7 राजवंशों के बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला राजवंश आएगा आपको हर्यक वंश आएगा। बात समझ में आया। तो इस प्रकार से जो हम 16 महाजनपद के बारे में हम देखे, जिसमें गंधार महाजनपद में जो पाकिस्तान में था और इसकी राजधानी तक्षशिला थी। और इसी तक्षशिला में जो है आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय था, ठीक है, इसी में कौन सा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला विश्वविद्यालय, ठीक है। तो तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह आपको कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय जो विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। कौन सा विश्वविद्यालय, तो तक्षशिला विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। और तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वह विश्व का जो है सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय, सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय जो है वह कौन विश्वविद्यालय है, तो आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय। अस्मक दक्षिण भारत का जो एकमात्र महाजनपद रहेगा जो गोदावरी नदी किनारे था, ठीक है, ये अस्मक। फिर उसके बाद जो उत्तर प्रदेश का जो मल्ल महाजनपद जो है वह आपको गणराज्य था। बिहार में बज्जी महाजनपद जो है, बिहार का बज्जी महाजनपद, ठीक है, बिहार का ये बज्जी महाजनपद, बिहार का बज्जी महाजनपद भी, ये भी एक गणराज्य था। बज्जी की राजधानी वैशाली में जो है लिच्छवी गणराज्य का शासन था। जो पूरे विश्व का सबसे पुराना जो है वह गणराज्य था आपको बज्जी। ये जो है आपको पूरा इसमें के जो गणराज्य होंगे वह सबसे पुराना गणराज्य का मतलब इसमें इसमें एक राजा नहीं होगा, इसमें जो है वह कई मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि राजा या सरदार या कबीला टाइप से जो है रहेगा, उसी को हम गणराज्य कर रहे हैं। इसमें जो टोटल संघ में जो है कितने कुल थे, तो इसमें जो है वह 8 कुल थे। बज्जी में कितने कुल थे, 8 कुल में। सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो है वह मगध महाजनपद है, ठीक। और यही मगध महाजनपद जो है वह आगे चल करके पूरे भारत में जो अखंड भारत का निर्माण करेगा। और ये जो 16 महाजनपद दिख रहा है ये सभी जो है वह किसका अधिकार हो जाएगा, मगध का अधिकार हो जाएगा। तो ये मगध जो आप देखा रहा है, यह मगध का जो है यह मतलब एरिया, क्योंकि हम मगध ही मेन रूप से हो गया,
तो ये मगध का जो है, ये मगध जो एरिया देख रहे हैं ये वाला, तो ये मगध जो है इसका जो है चारों तरफ जो है प्राकृतिक तरह से देखा था बाउंड्री वॉल है, जिसे हम दुर्ग कहते हैं। ठीक है, दुर्ग कैसे, जैसे अगर इस मगध का जो है हम दक्षिण में देखें तो विंध्याचल पर्वत है। ठीक है, दक्षिण में जो है वो कौन सा पर्वत है, तो मगध का दक्षिण में जो है विंध्याचल पर्वत है। वही पश्चिम में जो है आपको सोन नदी है, इधर से आपको सोन नदी निकलेगा। उत्तर में जो है वो गंगा नदी है, इधर से आपको ये आएगा गंगा नदी आ जाएगा। ठीक, उत्तर से गंगा नदी आएगा। और पूरब में जो है इधर आपका फल्गु नदी। यानी कि मगध जो होगा इसका जो है प्राकृतिक दुर्ग जो है वो चारों तरफ से, यानी एक तरफ से जो है वो आपको पर्वत है और तीन तरफ से जो है वो आपको नदी है। ठीक है, तो यह एक जो है वह सबसे शक्तिशाली आपको महाजनपद जो है, इन 16 महाजनपद में कौन होगा, तो आपको मगध महाजनपद होगा। ठीक है, राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में जो एकमात्र महाजनपद था वो आपको मत्स्य महाजनपद, ये हमको चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, और चंपा की जो है आपको राजधानी जो है, मतलब चंपा का जो पुराना नाम था वह मालिनी महाजनपद था। ठीक है, चंपा महाजनपद की। ठीक है, महात्मा बुद्ध ने जो अपना सर्वाधिक उपदेश जो है कौशल देश की राजधानी जो है वो श्रावस्ती में ही दिया था। ठीक है, ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में जो है वह महात्मा बुद्ध जो है मैक्सिमम उपदेश दिए थे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम 16 महाजनपद जो है वह पढ़े, मतलब इसकी जानकारी बौद्ध धर्म का जो है वह अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म का भगवती सूत्र से हमको मिलती है, जिसकी राजधानी हम सीक्वेंस ढंग से हमने देखा। और इसमें भारत का जो है स्थिति भी देखा कि कौन महाजनपद किस जगह में जो है वह था। तो चलिए एक बार हम प्रत्येक क्लास की तरह इस क्लास को भी जो हम थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर क्लास को हम समाप्त करेंगे। क्लियर है? तो देखिए, पहले महाजनपद जो है, पहली आपको नगरीय पहली सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, जो कि 10,000 ईसा पूर्व इसका इराक में विकास हुआ था। यह ग्रामीण सभ्यता थी। इसके बाद दूसरी सभ्यता आई, या पहली नगरीय सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसका समय अंतर 2500 से 1750 ईसा पूर्व के बीच में था। और तीसरी सभ्यता जो वैदिक काल है, जिसका समय अंतर 1500 से 1400 ईसा पूर्व था। यह आपको दो भागों में बटा था, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। और ये आपको सिंधु सभ्यता और वैदिक काल के बीच में जो 250 का साल का जो गैप है, ये आपको संक्रमण काल कहलाता है। क्या कहलाता है? इसको हम संक्रमण काल के नाम से जानते हैं। तो 600 ईसा पूर्व के बाद जो 340 ईसा पूर्व का जो समय होगा, इसी को हम महाजनपद कहेंगे। और महाजनपद का जो समय होगा वह दूसरी नगरीय आपको सभ्यता होगी, क्योंकि पहली नगरीय सभ्यता तो सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो ये दूसरी महानगरीय सभ्यता को जो है हम जनपद कहेंगे। और यही महाजनपद जब अखंड भारत का निर्माण करेगी। और इसकी प्रशासनिक, महाजनपद क्या है, तो इसकी प्रशासनिक इकाई को ही हम क्या कहते हैं, महाजनपद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस महाजनपद की जो है भाषा जो है वह हम पढ़नी है, संस्कृत और प्राकृतिक भाषा थी मुख्य रूप से। यहाँ पे शासन प्रशासन कैसी थी, तो राजतंत्र था। ठीक है, राजा का मतलब पुत्र ही राजा बनेगा। इसी समय जो है लोहे का खोज कर लिया गया, और लोहे का खोज करने के कारण जो है यह सभ्यता जो है नगरीय बनी, क्योंकि लोहे खोज हो जाने के कारण जो है कृषि की पैदावार बढ़ गई। ठीक, और हथियार और औजार का जो है वह ज्यादा उपयोग होने लगा। और लोहे का खोज कहाँ से हुआ है, तो आपको पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार के अतिरंजी खेरी से हुआ। एक अभी यहाँ पे ये क्रम में हमने देखा था कि सबसे बड़ा महाजनपद होता है, यानी ऐसे देखें, कबीला सॉरी, कई कबीला को मिलाएंगे तो ग्राम बनेगा, कई ग्राम को बनाएंगे तो जन बनेगा, कई जन को बनाएंगे तो जनपद, और कई जनपद को महाजनपद। और महाजनपद का जो है वह राजा होगा। इस महाजनपदों की संख्या कितनी थी, तो आपको 16 थी। ठीक है, और इस 16 महाजनपद की चर्चा कहाँ मिलती है, आपको बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से और जैन धर्म के भगवती सूत्र से मिलती है। इन 16 महाजनपद की वर्तमान स्थिति देखें तो भारत में जो है आपका उत्तर प्रदेश में 8 है, बिहार में 3 है, राजस्थान का में 1 है, मध्य प्रदेश में है अवंती, दक्षिण भारत में जो है आपको असमक, और भारत के बाहर जो है आपको 2 गंधार और कम्बोज। ठीक है, हमने उसका जो है राजधानी भी देखा, साथ ही साथ ये स्थिति भी देखी। गंधार की राजधानी तक्षशिला थी, जो कि पाकिस्तान में है। कम्बोज की राजधानी जो हाटक थी, जो कि पाकिस्तान में है। मत्स्य या मच्छ महाजनपद की राजधानी विराटनगर राजस्थान में था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, आपको दिल्ली वाले क्षेत्र में। सुरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा थी, यूपी में है। कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती, यूपी में। पंचाल देश की राजधानी जो है, सॉरी देश बोल रहा, महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र, यूपी में। छेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती, यूपी में।
क्लियर है। इसके अलावा 8 महाजनपद और थे। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी, ये भी यूपी में था। काशी महाजनपद की राजधानी वाराणसी, ये भी यूपी में। मल्ल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा, ये भी यूपी में। अस्मक महाजनपद की राजधानी पाटन, दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे था। और अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैन यानी एमपी में। और बज्जी या ब्रिज महाजनपद की राजधानी वैशाली, ये आपको बिहार में था। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी, ये भी बिहार में। मगध महाजनपद की राजधानी राजगीर या राजगिरी या ब्रिजगिरी इसको कहा जाता है। और यही मगध जो आगे चल करके इन 16 महाजनपदों पर जो है वो अधिकार कर लेगा और अखंड भारत का निर्माण करेगा। तो आज के क्लास में हम इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में समझेंगे कि इस मगध पे जो है वह 7 राजवंशों ने जो है वह शासन किया था। ठीक है, जिसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, सातवाहन वंश। और इन्हीं सातों वंश के बारे में जो है वह कौन कौन राजा थे और उनके बारे में जो है क्या क्या प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हम आगे क्लास में पढ़ते चलेंगे। क्लियर है। तो आप, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।